चलिए भाई बोर्ड पे देखिए। तो कल के क्लास में एक तो पहले वो फ्लो चार्ट डिस्कस हुआ था। उसके बाद से कल की क्लास में संविधान में जो महत्वपूर्ण पार्ट्स है या लगभग पूरा हो गया था। ठीक है, संविधान में अभी क्रमानुसार है 22 और टोटल संख्या में कितने भाग हैं? 25। तो 25 भाग में क्या क्या बातें लिखी गई है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 ऐसे करके पूरा 25 भाग तक क्या क्या बातें हैं उसके बारे में टेलीग्राम पे नोट्स भेजा गया था और बाकी कल समझाया गया था। ठीक है, अब आगे समझेंगे हम शेड्यूल के बारे में या फिर अनुसूची के बारे में, क्योंकि संविधान में फिर इसको समझ लेंगे। उसके बाद से फिर संविधान की किताब कितना बजे आ रहे हो जी? बैठो बैठो। उसके बाद से अब संविधान की किताब में क्या बातें हैं वहां से फिर कहानी शुरू होगी और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी के अंदर जो बातें हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज पहले शेड्यूल अनुसूची इसको देख लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन से शेड्यूल या कौन से अनुसूची में क्या बातें लिखी गई है। इसका एक दो पार्ट ऐसा है जो आगे डिस्कशन में आएगा पॉलिटी पढ़ते समय। ठीक है, बाकी पूरा एक ओवरऑल लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा कि जो 12 अनुसूची है अभी, जो 1950 में कितनी थी? 8। तो जो बढ़कर 12 अनुसूचियां हुई हैं वो कब कब बढ़ी हुई हैं, मतलब कब कब उसको ऐड किया गया है, पहली बात। और दूसरी बात कि प्रत्येक अनुसूची में क्या क्या बातें लिखी गई हैं इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, कल थोड़ा सा ये बताए थे कि अनुसूची क्या होता है, शेड्यूल। तो अनुसूची के डिफिनीशन में हम बताए थे कि संविधान के अंत में डाली गई विषयों की वह सूची जो संविधान के किसी भाग या संविधान के ही किसी प्रावधान की व्याख्या करती है उसको हम क्या बोलते हैं? अनुसूची या शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, जैसे भाग 1 अनुसूची 1। तो अनुसूची 1 में भाग 1 में भी संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल 1 to 4 में भी संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन कुछ बातें ऐसे हैं जो आर्टिकल्स और पार्ट में नहीं है, वो कहाँ पे मेंशन किया गया है? शेड्यूल में। तो इसलिए शेड्यूल 1 में भी संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में ही लिखा गया। वैसे ही पार्ट 9 है जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पूरा लिखा हुआ है। आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक पूरा पंचायती राज के बारे में ही बताया गया। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो फिर शेड्यूल 11 में या फिर अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया। तो संविधान के ही किसी पार्ट या किसी प्रावधान की अनुसूची भी क्या है? व्याख्या है। उसके बारे में वहां पे पूरा डिटेल बातें दी गई हैं। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट, तो ये समझ गए कि अनुसूची कहते किसको। 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ या फिर 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया, उस समय हमारे भारत के संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां थी? 8। जो अभी बढ़कर टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12। तो पहले तो ये समझ लेंगे कि 8 से बढ़कर ये 12 कैसे हुई हैं, फिर उसके बाद से प्रत्येक अनुसूची में क्या क्या बातें लिखी गई हैं उस पर थोड़ी बहुत चर्चा की जाएगी। ठीक है, अब 8 से बढ़ के ये 12 कैसे हुई, कल भी इसको थोड़ा बहुत समझाए थे, आज देख लीजिए। सबसे पहला 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और 1951 में ही भारत का पहला संविधान संशोधन हो गया। ठीक है, और इस भारत के पहले संविधान संशोधन में या संविधान के पहले संशोधन में भारत पहले तो 8 सूची था ही, इसमें एक 9वीं अनुसूची को क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो 1951 में अनुसूची की संख्या जो पहले 8 थी वो 8 और +1 कितना हो गया? 9। तो टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई? 9। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी? अनुसूची 9 क्या है? तो कल ही बताए थे कि अनुसूची 9 में एक खास विशेषता ये है कि इस अनुसूची में जो भी विषय डाला जाएगा उस विषय पर हमारे माननीय न्यायालय, उस टाइम पे ऐसी व्यवस्था की गई थी सुप्रीम कोर्ट, उसमें जो भी विषय डाल दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वो मामला नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन कल ही बताए थे कि केशवानंद भारती बाद जब मूल बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया तब ये व्यवस्था कर दिया गया कि 9वीं अनुसूची में डाली गई किसी विषयों पे भी अब क्या स्टेटस है? तो 1973 से पहले जितनी बातें 9th शेड्यूल में डाली गई है उस पर न्यायालय कोई विचार नहीं कर सकता। लेकिन 1973 के बाद जितनी डाली गई है या भविष्य में जो भी विषय इसमें डाला जाएगा वो सब न्यायालय के विचार में लाया जा सकता है या फिर न्यायालय उस पर सुनवाई कर सकता है। तो इसका एक डेडलाइन है 1973 के पहले जो भी डाला गया उस पर कोई सुनवाई नहीं होगा। उसके बाद जितनी डाला गया है या भविष्य में डाला जाएगा सब न्यायालय में विचार किया जा सकता है।
यहाँ तो कोई दिक्कत। तो 9th शेड्यूल की एक थोड़ी सी खास विशेषता है, इसलिए हमेशा ये थोड़ा बहुत चर्चा में रहता है। कल भी हम आपको बताए थे कि बिहार में रिजर्वेशन के लिए जो एक्ट पारित हुआ बिहार विधानमंडल से, जो रिजर्वेशन यहाँ पे बढ़ाया गया था, तो फिर उसको हाई कोर्ट खारिज कर दिया। तो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो डिमांड कर रही थी कि सरकार इसको 9th शेड्यूल में शामिल करने का प्रयास करे, ठीक है। लेकिन अभी इसका कोई औचित्य नहीं है, 9th शेड्यूल में भी डालती है और गवर्नमेंट, तब भी ये न्यायालय में विचार किया जा सकता है और न्यायालय उसको खारिज भी कर सकता है या फिर वो कंटिन्यू रहेगा, वो डिपेंड करता है न्यायालय के ऊपर। यहाँ तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट, तो ये थी 9वीं सूची। उसके बाद से अब 52वां संविधान 52, संविधान संशोधन 1985, इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो अब अनुसूची की संख्या बढ़कर 9 कितना हो गया, 10। तो 1985 में हमारे संविधान में कितनी अनुसूची थी, 10। 10वीं अनुसूची की खास विशेषता है कि इसमें दल बदल अधिनियम के बारे में दिया गया है। एक पार्टी के नेता छोड़कर दूसरे पार्टी में जाता है, नेता नहीं मतलब जो एमएलए जीता हुआ है या फिर लोकसभा के मेंबर, एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता कैसे जा सकती है, ये सारा पूरा डिटेल 10वीं अनुसूची में दिया हुआ है। ये अब जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पार्लियामेंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे, और पार्लियामेंट में भी स्पेशली हम जब पहुंचेंगे लोकसभा के सदस्यों के इलेक्शंस वगैरह के बारे में, तो फिर वहां पे डिस्कस होगा कि दल बदल अधिनियम सब कैसे काम करता है, स्पीकर की इस पे क्या भूमिका है और ये सारा चीज। कोई दिक्कत। नेक्स्ट, आगे 2 संविधान संशोधन लगातार है, एक 73वां और एक 74वां। 73वें संविधान दोनों हुआ है 1992 में, ठीक है। तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 12वीं अनुसूची, ये 2 ऐड किया गया। क्योंकि आपको पता है कि 73वें संविधान संशोधन से पार्ट 9 ऐड हुआ था, भाग 9 कल पढ़े थे, और 74वें संविधान संशोधन से पार्ट 9A, ठीक है। इसमें पंचायत की व्यवस्था की गई थी, मतलब पंचायती राज सिस्टम पूरा भारत का दिया हुआ है, और इसमें नगर पालिका के बारे में पूरा इसमें व्यवस्था किया गया है, ठीक है। तो जस्ट लाइक 11वीं अनुसूची भी पूरी तरह से पंचायत के बारे में है और 12वीं अनुसूची पूरी तरह से नगर पालिका के बारे में। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। तो लास्ट 1992 में हमारे संविधान में 12वीं अनुसूची को ऐड किया गया है और लगातार वो एज इट इज कंटिन्यू है। अभी हमारे संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, 12। एक 1951, 1985, 1952 में 2, 73वां 74वां संविधान संशोधन, 11वां और 12वां अनुसूची। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी, इतना बात समझ गए। 1949 में जो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ उसमें 8 और अभी वो कितना है, 12। ये 12 कैसे हुआ यहाँ पे डिस्कशन में आ गया, कोई दिक्कत। अब इन अनुसूची में लिखा क्या गया है, ये देखिए स्लाइड, इसमें थोड़ा डिटेल में दिया गया है कि इस अनुसूची में क्या क्या मेंशन की गई है। जैसे ये है आपका प्रथम अनुसूची या अनुसूची 1, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो पहली है प्रथम अनुसूची, ये पहला, ठीक है। पहली अनुसूची में दिया गया है राज्य के बारे में और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, यानी पूरा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो 28 राज्य और जो भी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके बारे में डिटेल चर्चा दी गई है अनुसूची 1 में। यहाँ तो कोई दिक्कत। अनुसूची 2, दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों की परिलब्धियां, परिलब्धियां मतलब वेतन एवं भत्ते। तो इसमें आपको दिया गया है वेतन एंड जो भत्ते होते हैं वो इसमें दिया हुआ है, किसमें, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए कुछ लोगों के बारे में। जैसे अब एग्जैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है भारत के राष्ट्रपति, इसके वेतन और भत्ते कितना होगा, कैसे होगा, ये सब किस में दिया गया है, दूसरी अनुसूची में। राज्यों के राज्यपाल जो स्टेट में गवर्नर काम करते हैं उनके वेतन भत्ते कैसे क्या होगा, वो सारा डिटेल दिया गया है दूसरी अनुसूची में। कोई दिक्कत। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, लोकसभा आगे पढ़ेंगे आप, पार्लियामेंट के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के संचालन करने के लिए 543 मेंबर में से ही 2 लोगों का चुनाव होता है, एक लोकसभा का स्पीकर, एक डिप्टी स्पीकर, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। क्या हुआ, लाइट्स बोल रहे हैं, वो बुझाओगे जो, उसको बुझा दो थोड़ा।
ठीक है। तो डिप्टी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो उनके भी वेतन भत्ते या परिलब्धियां हैं, उसके बारे में भी चर्चा की गई है अनुसूची 2 में। ठीक है। उसके बाद से राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, जैसे लोकसभा के कार्यों के संचालन करने के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष है, वैसे हमारे राज्यसभा के भी कार्यों के संचालन करने के लिए एक सभापति है और एक उपसभापति है। तो वो अध्यक्ष ही है, लेकिन उसको राज्यसभा में सभापति के नाम से जाना जाता है। जो राज्यसभा का सभापति होता है वो अलग से कोई मेंबर होता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। कहने का मतलब कि भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते तथा राज्यसभा के उपसभापति के भी वेतन और भत्ते अनुसूची 2 से मेंशन है। यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, तो ये हो गया संसद के दोनों हाउस के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सभापति एवं उपसभापति। अब स्टेट में जो लेजिस्लेचर है, स्टेट में जैसे बिहार विधानमंडल है, तो बिहार विधानमंडल के भी 2 हाउस हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो विधानसभा की कार्यवाही को संचालित करने के लिए एक विधानसभा का अध्यक्ष और एक विधानसभा का उपाध्यक्ष, इनके भी वेतन और भत्ते जो भी होंगे उसका मेंशन अनुसूची 2 में किया गया। यहां तक कोई दिक्कत? राज्य विधान परिषदों के सभापति एवं उपसभापति, तो जैसे राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का वेतन और भत्ता अनुसूची 2 में है, वैसे ही इन सब के भी विधान परिषदों के भी जो सभापति एवं उपसभापति होते हैं उनके वेतन और भत्ते कहाँ पे है, अनुसूची 2 में। यहाँ तो कोई दिक्कत? नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के जितने न्यायाधीश हैं, जैसे अभी 1+33 है, एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है, इनके वेतन भत्ते कितने होंगे इसके बारे में पूरा चर्चा दिया गया है। कहाँ पे? दूसरी अनुसूची में ही। दूसरी अनुसूची में और भी दिया गया, भारत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन, जितने सारे भारत में हाई कोर्ट है, लगभग 24 हाई कोर्ट है अभी भारत में, उन 24 हाई कोर्ट में जितने भी न्यायाधीश है, चाहे मुख्य न्यायाधीश है चाहे अन्य न्यायाधीश है, इनका वेतन और भत्ता कितना होगा, ये सारा डिटेल अनुसूची 2 में ही है। ठीक है। उसके बाद से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के नाम से इसको जानते हैं, इसकी भी वेतन और भत्ते की कहाँ पे है, अनुसूची 2 में। तो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए इतने सारे लोगों का वेतन और भत्ता अनुसूची 2 में मेंशन है। भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, संसद के दोनों सदन के सभापति, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, विधानमंडल के दोनों सदनों के सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों के वेतन और CAG का वेतन और भत्ता अनुसूची 2 में मेंशन है। अब छोटे मोटे एग्जाम में इसी में से 4 ऑप्शन में आपको दे देगा, इसमें से कि निम्न में से किसका वेतन अनुसूची 2 में है और अनुसूची 2 में नहीं है। तो इसी में प्रधानमंत्री का वेतन चिपका देगा, लोकसभा के सदस्यों का वेतन डाल देगा ऑप्शन में, वो सब है इसमें नहीं है। बात समझ में? तो बड़े बड़े एग्जामिनेशंस में जो क्लोज क्वेश्चन पूछता है या थोड़ा सा हेवी लेवल का, तो ये सबका नाम आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि किसका किसका एग्जैक्ट वेतन मिलता है। बात समझ में आ गया? जो लिखा है उतना ही लोगों को मिलता है, अपने से नहीं कि अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को मिलता होगा तो लोकसभा के सदस्यों को भी मिलता होगा, ऐसा कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। उन लोगों का अलग कहीं, उन लोगों को लोकसभा के अपना मैनुअल में लिखा होगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, तो ये हो गई दूसरी अनुसूची। नेक्स्ट है कौन अनुसूची भाई? तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में इसमें विभिन्न उम्मीदवारों के द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ जिसको आप बोलते हैं, ये प्रारूप दिए गए हैं, ये उम्मीदवार हैं। हम नीचे जो भी मेंबर्स दिए गए हैं ये शपथ क्या लेंगे, ये शपथ का पूरा डिटेल अनुसूची 3 में दिया हुआ है। ठीक है। जैसे संघ का कोई मंत्री, केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री या प्राइम मिनिस्टर से लेकर मंत्रिपरिषद के जितने सारे मेंबर हैं, ये क्या शपथ लेंगे, इस शपथ का पूरा ब्यौरा दिया गया है किसमें, अनुसूची 3 में। ठीक है। इसके साथ साथ संसद के लिए निर्वाचित हेतु अभ्यर्थी, ठीक है, पार्लियामेंट में और कोई भी मेंबर है तो उसका भी शपथ। संसद के सदस्य, संसद के सदस्य मतलब, संसद के सदस्य मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो भी मेंबर इलेक्ट चुने जाएंगे उन सभी के भी जो शपथ होंगे वो अनुसूचित 3 में दिया गया है।
ठीक है। तो इसके बारे में संसद के सदस्य यानी लोकसभा के जो भी मेंबर होंगे 543 और राज्यसभा के जो भी मेंबर होंगे 245, तो इनकी क्या शपथ होगी और क्या शपथ लेंगे, इसकी भी सारी व्यवस्था अनुसूची 3 में। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं उनकी भी शपथ की व्यवस्था है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के क्या शपथ की व्यवस्था है। राज्य के जो भी मंत्री होंगे, सेंटर के तो मंत्री यहाँ पे है, संघ के मंत्री, और राज्य में भी जो भी मंत्री हैं जैसे नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री, उनके जो भी मंत्री परिषद के मेंबर है, ये भी, इन सब लोगों का भी शपथ अनुसूची 3। उत्तर प्रदेश में जो भी मंत्री हैं उनका भी अनुसूची 3। तमिलनाडु में भी जो भी मंत्री हैं उनका भी शपथ अनुसूची 3। बोलो ना जी। अरुणाचल प्रदेश में भी कोई है तो उसका भी शपथ अनुसूची 3। तो जो भी केंद्र या राज्य किसी का भी मंत्री है उसका शपथ अनुसूची 3। राज्य विधानमंडल के निर्वाचित अभ्यर्थी, मतलब राज्य विधानमंडल के जो भी सदस्य हैं, यहाँ पे लिखा भी है राज्य विधानमंडल के सदस्य। तो स्टेट लेजिस्लेचर में भी जो भी मेंबर हैं उन लोगों के सभी का शपथ इसमें मेंशन किया गया। उच्च न्यायालय के यहाँ पे जो मेंशन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ, ठीक है, वो भी अनुसूची 3। तो आप देखेंगे कि ऊपर वाला जो है वो लगभग सभी लोग इसमें है, 2 लोगों को छोड़कर, एक भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, मतलब नीचे इन लोगों का शपथ की अलग से व्यवस्था है, वो आर्टिकल संविधान में ही मेंशन है, जबकि इन लोगों के शपथ की व्यवस्था अनुसूची 3 में दी गई है। अब बड़े बड़े एग्जामिनेशंस में काफी क्लोज जो क्वेश्चन होता है भी पूछा जाता है, तो एक एक नाम पे जाके क्वेश्चन, निम्न में से किसका इसमें शामिल है, किसका इसमें शामिल नहीं है। तो पहली दफा पढ़ने तो ये तो सारी चीजें याद नहीं होंगी, तो 3 बार रिविजन करेंगे, PYQ लगाएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, टेस्ट देंगे, फिर उसका मतलब वो रिवीजन करेंगे, तब जाके ये सब क्वेश्चन इतना बारीक से वो क्या होगा, अटेम्प्ट होगा। बोलो ना जैसा पहले ही बार में 30 मार्क खान जैसा ये काम नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे, तब जाके ये मेमोरी में अंदर जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? तो अनुसूची 2 में कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के वेतन और भत्ते हैं। अनुसूची 3 में शपथ के बारे में बताया गया। नेक्स्ट, अब अनुसूची 4 और बाकी सब में क्या है उसको देखेंगे। चौथी अनुसूची दिख रहा है बोर्ड पे, देखिए शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 में दिया गया है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के सीटों का आवंटन। आपको पता है कि जो हमारा देश का संसद है, संसद, उसमें 2 सदन है, 2, कितना भाई, 2, एक है आपका लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा, 2 सदन है। इन 2 सदनों में से स्पेशली कहाँ पे, राज्यसभा। तो राज्यसभा में 245 सीट है, कितना भाई, 245, जिसमें से 233 निर्वाचित हैं और 12 लोग क्या है, मनोनीत हैं। अब ये 233 लोग जो चुन कर आएंगे, तो किस राज्य के लिए कितना सीट होगा इसका पूरा बंटवारा दिया गया है कहाँ पे, अनुसूची 4 में, ठीक है। बिहार के लिए 16 सीट होगा, उत्तर प्रदेश के लिए 31 सीट होगा। ये सारा सीटों का जो एग्जैक्ट बंटवारा दिया गया है वो सारा डिस्कशन है आपका अनुसूची 4 में। तो अनुसूची 4 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी ये दिया गया है अनुसूची 4 में। कोई दिक्कत परेशानी? अब आपको देखना है कि किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीट है। आप जाइए शेड्यूल 4 निकालिए, पूरा डिटेल वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। हालांकि ये सारा सीटों के बंटवारा पॉपुलेशन या जनसंख्या के आधार पे किया गया है। जिस राज्य में जनसंख्या वहां पे सीटों की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो भारत में अभी किस स्टेट की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सारी चीजों की सीटों की संख्या, लोकसभा के भी सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है कहाँ पे, यूपी, 80 सीट है, ठीक है। राज्यसभा की भी सर्वाधिक सीटों की संख्या कहाँ, यूपी, 31, 31 सीट है। विधानसभा की भी सीटों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पे, उत्तर प्रदेश, 400 है, उस 403 या 400 के आसपास है। उसके पास से विधान परिषदों के भी सीटों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पे, लगभग 100 के आसपास है, कहां पे, यूपी। तो वैसे ही पंचायत में मुखिया लोगों की संख्या, सब लोगों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पे होगा, यूपी में, क्योंकि वहां पे जनसंख्या ज्यादा है। क्योंकि भारत में जनसंख्या के आधार पे ही ये सीटों का बंटवारा किया गया है। तो जिसका जितना जनसंख्या उसका सीटों की संख्या ज्यादा।
अब इसका ये मतलब नहीं है कि राज्य जनसंख्या बढ़ाने पे फोकस करने लगेगा, सीटों की संख्या बढ़ाने पे, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। उसके लिए दूसरी विधि है, वो आगे हम समझेंगे जब पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में, ठीक है। फिलहाल चौथी अनुसूची समझ गए। राज्यसभा में स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों का कितना सीट होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। नेक्स्ट, पांचवी अनुसूची, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसको राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है, तो उन क्षेत्रों में कैसे पूरा प्रशासन वगैरह चलाया जाएगा, इसके बारे में डिटेल व्यवस्था अनुसूची 5 में दिया हुआ है। राष्ट्रपति के हाथ में ये रहता है। नेक्स्ट, छठी अनुसूची, असम। अब ये 4 गो स्टेट दिमाग में रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 4 मतलब 4। मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। इसमें है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पूरा ओवरऑल है, इसमें पूरा प्रशासन के लिए क्या उपबंध बनाए जाएंगे, ये सब राष्ट्रपति के हाथ में है। लेकिन जब अनुसूची आप 6 में आते हो तो स्पेशली 4 राज्य मेंशन किया गया है। कौन कौन से ये 4 राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पे जो अनुसूचित या जनजातीय क्षेत्र है वहां के प्रशासन कैसे चलेगा, कैसे व्यवस्था होगी, इस सब के बारे में पूरा डिटेल व्याख्या दी गई। तो अनुसूची 5 में दिया गया है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, और अनुसूची 6 असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों में कैसे प्रशासन होगा, इसके बारे में, ठीक है। अब बड़े बड़े एग्जामिनेशंस में बस घुमा के यहीं से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, अनुसूची 6 में इसी में निम्न में से कौन सा स्टेट शामिल है, कहाँ कहाँ पे लागू है, इसी में से दे देगा। 3-4 गो नॉर्थ ईस्ट का, 1 गो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से डाल देगा इसमें, बस कंफ्यूजन, ठीक है। तो दिमाग में। नेक्स्ट, 7वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया है। किसके बीच भाई? केंद्र और राज्यों के बीच। आगे इसको पढ़ेंगे हम जब सेंट्रल स्टेट रिलेशन, तो वहां पे ये आएगा। फिलहाल समझ लीजिए, एक तरफ है केंद्र सरकार, आपको पता है मोदी जी है, और एक तरफ है राज्य सरकार। सभी 28 राज्यों में वहां की सरकार है, जहां पे चीफ मिनिस्टर अपना पूरा मंत्री परिषद के साथ काम करता है। अब एक लेजिस्लेचर केंद्र में भी है, जो केंद्र सरकार कानून बनाती है, पार्लियामेंट। स्टेट में भी लेजिस्लेचर है, राज्य सरकार भी कानून बनाती है। पीछे भी डिस्कशन में आया था कि दोनों के बीच अगर शक्ति का बंटवारा न हो, कानून बनाने की शक्ति स्टेट को भी है और कानून बनाने की शक्ति केंद्र को भी है, लेकिन इसका बंटवारा करना पड़ेगा ना, कि नीतीश कुमार किस पे कानून बनाएंगे और मोदी जी किस पे कानून बनाएंगे। बोलो ना जी, सुनो न। तो मान लो कि एजुकेशन पे, शिक्षा पे कानून बनाना है, नीतीश कुमार बोले कि बिहार का स्कूल 9 से 4 चलेगा, तब तक से केंद्र सरकार एगो दूसरा कानून बना देगी, नहीं 10 से 3 ही चलेगा। दोनों में कन्फ्लिक्ट होगा ना। मान लो एग्रीकल्चर पे कोई कानून बनाना है कि किसानों को इतना रुपए दिलाएगा, केंद्र सरकार कोई और कानून बना दे स्टेट गवर्नमेंट, तो हमेशा विवाद होते रहेगा। इसलिए संविधान बनाने वालों ने काफी सोच समझकर इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक होगी संघ सूची, इसमें जो बातें लिखी गई है उस पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी। एक होगा राज्य सूची, क्या लिख रही है जी तुम, बाद में लिखना। एक है राज्य सूची, उसमें जितना विषय लिखा गया उस पर केवल राज्य सरकार विशेष परिस्थिति में पार्लियामेंट बनाता है, वो आगे आएगा। एक है समवर्ती सूची, जहां पे दोनों कानून बनाएगा, केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है, ठीक है। फिर दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाए तो फिर केंद्र सरकार वाला जो कानून होगा वो मान्य होगा, स्टेट गवर्नमेंट वाला खारिज हो जाएगा, कोई विवाद होता है तो वैसे ही संविधान में 3 सूची बनाई गई भाई। एक पहला है संघ सूची, ठीक है। संघ सूची मतलब इसमें शामिल जितने सारे विषय, इस पर केवल संघ सरकार या केंद्र सरकार कानून बना सकती है, यानी हमारी संसद कानून बनाएगी। किसी स्टेट गवर्नमेंट को इस पर कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है मूल रूप से 97, वर्तमान में 100। इसका मतलब समझते हैं? मतलब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा जो संविधान पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उस समय टोटल मतलब संघ सूची में कितने विषय थे? 97, जो अभी बढ़कर कितने हो गए? 100। तो संघ सूची में अभी कितने विषय हैं? 100। उसके बाद से एक है राज्य सूची। राज्य सूची इन द सेंस के इस पे कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार, स्टेट का लेजिस्लेचर कानून बनाएगी। जब ये संविधान लागू हुआ था तब इसमें कितने विषय थे? 66। अभी कितने हैं? 61, 61। इसमें से 5 गो घट गया है, संघ सूची में 3 गो बढ़ गया। नेक्स्ट समवर्ती सूची।
समवर्ती सूची मतलब कि इस पे दोनों कानून बनाएगी, केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी। कोई कन्फ्लिक्ट होता तो फिर केंद्र सरकार वाला कानून मान्य होगा। ठीक है, तो इसमें मूल रूप से कितने विषय थे? 47, जो इसमें अभी कितने हैं? 52। तो कितना बढ़ा इसमें? 5। तो राज्य सूची में 5 बढ़ा, समवर्ती में राज्य सूची में 5 घटा, समवर्ती में 5 बढ़ गया, और संघ सूची में 3 बढ़ा है। कोई दिक्कत? बोलो राजेश। तो अनुसूची 7 में केंद्र एवं राज्यों के बीच या राज्य एवं केंद्रों के बीच शक्तियों का विभाजन या शक्तियों के बंटवारा के बारे में व्यवस्था किया गया। अनुसूची 7 केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन मतलब एगो केंद्र सूची, एगो राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। कोई दिक्कत? मान लीजिए कि उस समय जो विषय दिमाग में आ रहे थे कि ये विषय हो सकते हैं, उस सबको इसमें मेंशन किया गया, लेकिन कुछ विषय इसमें से छूट गया, इसमें कहीं लिखा ही नहीं गया है। अगर उस विषय पे कानून बनाना हो तो उसके लिए एक अलग से व्यवस्था है, अपशिष्ट सूची। वो आगे पढ़ेंगे हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन में, अपशिष्ट सूची, कि जो इसमें शामिल नहीं है वो सब कहाँ है? अपशिष्ट सूची में। और अपशिष्ट सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है, यानी संसद के पास है। कोई दिक्कत? तो ये था आपका पूरा 7वीं अनुसूची, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट, काफी एग्जाम में पीवाईक्यू देखेंगे तो मिलेगा। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। संविधान में कितनी भाषाओं की चर्चा की गई है उसके बारे में दिया गया। तो मूल रूप से कितनी भाषा थी? मूल रूप से बोले तो मूल संविधान जो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उस समय हमारे संविधान की किताब में कितनी भाषाएं चर्चित थी? 14, जो अभी बढ़कर कितना हो गया? 22। अब ये कौन कौन थी? तो पहले 14 भाषाओं के बारे में देख लीजिए। असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधवी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इंग्लिश है? नहीं है, तो 22 लैंग्वेज में उर्दू नहीं है। अब इसमें से कब किसको जोड़ा गया है? सिंधी भाषा को, मतलब ये तो हो गया 14, फिर आगे 6 जोड़ा गया, 14, 8 को बाद में जोड़ा है ना, अभी कितना है? 22। तो सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। तो 14 ये कितने हो गए? 15। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इन तीनों को जोड़ा गया 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 14 1 15 3 कितने हो गए? 18। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 2003 में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 18 और 4 22। तो लेटेस्ट अभी जो 4 भाषा जुड़ा है वो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो टोटल संविधान में अभी कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, शुरुआत में कितने थे? 14, बाद में 8 को जुड़ा है। नेक्स्ट 9th शेड्यूल, पहले से संविधान में था? नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया। तो 9th शेड्यूल कब ऐड किया गया है? पहले संविधान संशोधन अभी तो पहले ही बताए थे भाई, 1951। तो 9th शेड्यूल, इसमें क्या व्यवस्था है? भू सुधारो, भू सुधार मतलब भूमि सुधार। भूमि सुधार मतलब जिसके पास मान लो कि बहुत सारा जमीन है और किसी के पास कुछ नहीं है, तो सरकार उसके लिए कुछ करेगी ना, बोलो ना जी। और भू सुधार के लिए बहुत सारा का। तो जमींदारी प्रणाली, जमींदारी जो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा था, स्थायी बंदोबस्ती जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन, उन्मूलन मतलब खत्म करना। पोलियो उन्मूलन अभियान नाम सुने हैं? 2 बूंद जिंदगी के लिए कहाँ रहता है सर, जो पोलियो प्लस पोलियो नहीं पिलाया जाता है गांव में अभी। तो उन्मूलन मतलब क्या? खत्म करना। तो जमींदारी प्रणाली उन्मूलन एवं अन्य मामलों से संबंधित राज्य विधानमंडलों और संसद के अधिनियमों का विनियमन मतलब इसमें दिया गया है। वर्तमान में 284 प्रविष्टियां हैं, मतलब 284 इसमें बातें लिखी गई हैं या कानून को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 से में जोड़ा गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने बामन राव मामले 1981 में यह स्पष्ट कर दिया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियमों आदि की न्यायिक समीक्षा की जा सके।
ठीक है, तो ये एक केस याद रखिएगा, बामन राव मामला 1981। तो बामन राव मामला अनुसूची जो 9th है, तो उसकी खास विशेषता क्या है कि इसमें जो भी बात शामिल किया जाएगा, तो शामिल किया जाएगा तो न्यायालय में वो नहीं ले जा सकते, न्यायालय उस पर विचार ही नहीं करेगा। मतलब विधायिका का इस पर पूरा पुरचोर इस पर शक्ति दे दी गई। बोलो ना जी उसने। अभी क्या स्टेटस, अभी स्टेटस है कि पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी कानून बनाता है वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है, आगे समझेंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो न्यायालय उस कानून को क्या कर देगा, खारिज कर देगा। अब वो नहीं देखेगा कि इसको लोकसभा और राज्यसभा पारित किया और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, उसको लगेगा कि ये संविधान के खिलाफ है तो उसको क्या कर देगा, खारिज कर देगा। लेकिन 9th शेड्यूल की एक खास विशेषता थी कि कोई भी कानून बना के 9th शेड्यूल में डाल दीजिए, और 9th शेड्यूल के साथ ही लिखा हुआ है कि इसमें जो भी विषय डाला जाएगा न्यायालय में वो सुनवाई के लिए नहीं जाएगा, न्यायालय में विचार ही नहीं किया जाएगा। तो न रहेगा बांस न बजेगी बसुड़ी। बात समझ में आ गया। और धड़ाधड़ कानून बनाए गए उस टाइम, और सब कहां डाल दीजिए, 9th शेड्यूल, न्यायालय में जाएगा ही नहीं। लेकिन 1973 में केशवानंद भारतीवाद, जहां पे मूल ढांचे और बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल्स दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और स्पेशली 1981 में एक बामन राव मामला था 1981 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि अच्छा सबकी आप तो समीक्षा कर सकते हैं, क्या 9th शेड्यूल की समीक्षा कर सकते हैं? तो फिर वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 1973 से पहले 9th शेड्यूल में जितनी बातें डाली गई है उस पर तो हम कुछ नहीं करेंगे, चलिए उसको हटाइए। लेकिन 1973 के बाद 24 अप्रैल 1973 को एडजस्टमेंट आया था। 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी बात इसमें डाला गया, किसमें, 9th शेड्यूल में, उस पर हम समीक्षा कर सकते हैं, और अगर हमको लगता है कि गलत है तो उसको हम खत्म भी कर सकते हैं। तभी क्या स्टेटस है 9th शेड्यूल का? 9th शेड्यूल का वर्तमान स्टेटस ये है कि 1973 24 अप्रैल 1973 से पहले जितनी बातें डाली गई है न्यायालय उस पर कोई विचार नहीं करेगा। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद जितनी विषय डाली गई है न्यायालय कभी भी उस पर विचार कर सकता है, या भविष्य में कभी डाली जाएगी या वर्तमान में डाली जाएगी, न्यायालय कभी भी उस पर विचार कर सकता है। यहां तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची, दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ऐड किया। तो जो दल बदल संबंधी कानून है आपका, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके बारे में यह पूरा व्यवस्था किया गया है कि लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं तो उनकी सदस्यता कैसे समाप्त होगी, कैसे वो पूरा प्रभावित होगी, इसके बारे में पूरा व्यवस्था यहाँ पे किया गया। कोई दिक्कत परेशानी? तो ये हो गया आपका कौवा अनुसूची 10वां। उसके बाद से 2 अनुसूची और है, कौन कौन, 11 और 12। तो एक है आपका 11वीं अनुसूची, ठीक है। 11वीं अनुसूची में व्यवस्था किया गया है किसके बारे में, पंचायत के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था, इसमें ये लिखा गया है। और एक है आपका 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, और इसमें आपकी व्यवस्था किया गया है किसके बारे में, नगर पालिका के बारे में, नगर पालिका के बारे में। तो ये आपका टोटल संविधान की कितनी अनुसूचियां हो गई, 12। 10 का पूरा डिटेल व्याख्या आपने देख लिया, बाकी पंचायत और नगर का पालिका के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो फिर वहां पे इसके बारे में समझेंगे। कोई दिक्कत परेशानी? तो ये था आपका संविधान के 22 भाग और 12 अनुसूचियां। यहाँ पे संविधान का एक जो बेसिक होता है वो आकर खत्म होता है। अब यहाँ से जो आगे क्लासेस होगी स्पेशली अब संविधान में क्या बातें लिखी गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी भूमिका बांध रहे थे हम, ठीक है, कि संविधान कैसे बना, उसका क्या बैकग्राउंड है, संविधान किसने बनाया, संविधान में आर्टिकल्स क्या होता है, पार्ट क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, ठीक है, सब क्लॉज क्या होता है, ये सारा बात डिस्कशन में आया था। अब एक्चुअल के संविधान का किताब खोलेंगे तो फिर आगे क्या बातें लिखी गई हैं उस पर चर्चा स्टार्ट होगी। तो नेक्स्ट क्लास का अगला टॉपिक हमारा शुरू होगा संविधान के बारे में। अब पढ़ेंगे, पहला टॉपिक आएगा प्रियम्बल, क्योंकि संविधान का किताब पहले ही खोलते हैं तो पहले ही पेज पे मिलता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना या फिर उद्देशिका, प्रियम्बल के बारे में। तो कल या नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रियम्बल या उद्देशिका के बारे में। उसके बाद से फिर भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। बोलो ना जी, सुनो, ठीक है। पीछे भी बताया गया जिसका क्लास छूटा हुआ है, लगभग 7-8 क्लास इधर चला हुआ है, सारा क्लास
यूट्यूब पे डला है। तो लक्ष्य सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे पॉलिटी सेक्शन में जाओगे तो पॉलिटी सेक्शन में ये 7-8 वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरा देख के बढ़िया से समझ के जो छूटा उटा है सबको नोट्स बना के पूरा कंप्लीट करके इतना तैयार करके कल आइए। उम्मीद है कि टेस्ट होगा, 100% नहीं है। अब टेस्ट के डर से भाग जाओगे तो फिर भगोड़े घोषित कर दिए जाओगे। ठीक है, खाया पिया और जब पचाने का टाइम आया तभी भाग जाओगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए टेस्ट में 2, 4, 10 नंबर ही आए, जितना भी आए, लेकिन टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करिए। और टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का एक सबसे खास शर्त है कि पढ़ के कम से कम आइए, कि अपने को भी जांच करने का मौका मिले। नहीं तो पढ़ के नहीं आओगे तो फिर रिजल्ट 0 भी आएगा, अरे पढ़े ही नहीं थे तो कहाँ से आएगा। इसलिए पढ़ के आओ कि कम से कम पता चले कि कितना पानी में आप हैं और आगे कितना पढ़ना है। ठीक है, तो कल या नेक्स्ट टेस्ट कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो आप टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। तो आज तक के क्लास तक जितनी बातें खत्म हुई है, ठीक है, संवैधानिक विकास जिसमें जितने सारे रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट और भारत शासन अधिनियम ये सब, उसके बाद से संविधान सभा का गठन, भारतीय संविधान का निर्माण, 2 लेक्चर इसका है। उसके बाद से संविधान का वो पूरा एक फ्लो चार्ट समझाए थे, आर्टिकल्स वगैरह क्या होता है। उसके बाद से फिर इसके बारे में भाग और अनुच्छेद और अनुसूची के बारे में डिस्कस हुआ। ठीक है, तो पूरा पहले लिख के एक मुकम्मल बढ़िया से नोट्स बना लेना। उसके बाद से फिर आगे उसको रिवीजन करना, फिर घर पे कोई किताब है तो उसको रिवीजन करना है। और लास्ट में क्वेश्चन जरूर लगाना है, घटना चक्र से या फिर लूसेंट से। इस चैप्टर से संबंधित जितना क्वेश्चन 200-250 मिले सारे क्वेश्चन को लगा डालिए। कहीं पे कुछ लगता है कि छूट गया है, ये बात मेंशन नहीं है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, तो PYQ से पता चलेगा। कॉपी में उस बात को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, तो एक मुकम्मल नोट्स भी बन जाएगा और आपकी तैयारी भी उस लेवल पे हो जाएगी। ठीक है, और बाकी जो नहीं करने वाला है तो उसको कितनों भी हम बोलेंगे वो तो करेगा नहीं, बोलो ना जैसा। ठीक है, फिर सभा को स्थगित करते हैं, चर्चा कल जारी रहेगी। टेस्ट प्रस्तावित है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए टेस्ट के डर से भागेंगे तो प्रियम्बल खत्म हो जाएगा कल, और आपका भी प्रियम्बल खत्म है मान लीजिए। ठीक है, इसलिए हमेशा अलर्ट मोड में रहिए, टेस्ट के डर से मत भागिए। टेस्ट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो पढ़ाई होगा, कोई दिक्कत परेशानी। ओके, धन्यवाद।